हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज मैं कोई मूवी नहीं बल्कि एक बेहतरीन सीरीज एक्सप्लेन करूंगा जिसे 17 नवंबर 2022 को रिलीज़ किया गया है। अब दोस्तों, ये मेरी पहली सीरीज एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं दोस्तों, मैंने आपसे एक वीडियो में कहा था कि मेरी पहली एक्सप्लेनेशन डार्क पे होगी और मैं उस सीरीज़ पे काम कर रहा था और इसी बीच में मुझे ये सीरीज़ देखने का मौका मिला। तो दोस्तों, आज मैं जिस सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है 1899। अब जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे, 1899 और डार्क के क्रिएटर दोनों ही सेम हैं। इसीलिए इस सीरीज में आपको डार्क की ही तरह बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी और थ्रिलर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गुजारते हुए शुरू करते हैं सीरीज की एक्सप्लेनेशन को। अब तो दोस्तों, एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और हम बैकग्राउंड में किसी फीमेल की वॉइस सुन पाते हैं जो कि हमें बताती है कि हमारा दिमाग का कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कर सकता है और हम अपने दिमाग की गहराइयों का अंदाज़ा कभी नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम एक मेंटल असाइलम में एक लेडी को मरीज के कपड़े पहने हुए देखते हैं जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है और अपने पिता से सवाल करती है कि मुझे पता है आपने मेरे भाई के साथ क्या किया है, जिस पे उसके पिता का कोई भी जवाब नहीं होता है। जिसके बाद उसके पिता के आदेश पर 2 आदमी उस लड़की को दोबारा से पकड़ करके कमरे में बंद कर देते हैं। जिसके बाद उस लड़की का पिता जैसे ही वेकअप बोलता है, वो लड़की झटके से नींद से उठ जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई सपना देख रही थी। अब दोस्तों, उसके नींद से जागने के बाद हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम मोरा फ्रैंकलिन है, जो कि कैक्सबर नामक एक शिप पर बैठी हुई है। और ये शिप 29 अक्टूबर 1899 को इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जाने के लिए रवाना हुई है और मोरा फ्रैंकलिन अपने भाई की तलाश में न्यूयॉर्क जा रही है। वहीं दोस्तों, हमें बैकग्राउंड स्टोरी से पता चलता है कि आज से 4 महीने पहले प्रोमेथियस नाम की एक शिप लंदन से न्यूयॉर्क जाने के लिए निकली थी और 4 महीने पहले वो अचानक गायब हो गई। और उसी शिप पर मोरा का भाई भी था, जिसे ढूंढने के लिए वो न्यूयॉर्क जा रही थी। वहीं हमें दिखाया जाता है कि मोरा के पास कोई सीक्रेट लेटर था जिसपे हेनरी लिखा हुआ था और ये लेटर कोई और नहीं बल्कि मोरा के भाई ने भेजा था। और उसमें लिखा हुआ था कि हम तुम्हें न्यूयॉर्क में मिलेंगे। मोरा के भाई का कहना होता है कि उसे पता चल गया है कि उसके पिता क्या कर रहे हैं और इसी वजह से उसने मोरा को न्यूयॉर्क में बुलाया है और वो उसे सावधान रहने के लिए बोलता है और किसी पे भी विश्वास करने से मना कर देता है। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के सीन सीधे कैक्सबर शिप की तरफ मुड़ जाती है और यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को इस शिप में ट्रैवल करते हुए देखते हैं जो कि अलग अलग देश और शहरों के रहने वाले थे और वो अपनी ही भाषा में बात करते थे। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, इसीलिए मैं उनके नाम और बैकग्राउंड स्टोरी वीडियो में समय समय पे देता रहूँगा। और अब अगले ही सीन में हम मोरा को देखते हैं जो कि फर्स्ट क्लास की पैसेंजर थी। दोस्तों, इस शिप में एक 3rd क्लास कंपार्टमेंट भी होता है और वहाँ की व्यवस्था बहुत ही खराब होती है। यहाँ के लोग किसी भी तरह से मैनेज करके ये सफ़र कर रहे थे। वहीं हम फर्स्ट क्लास पे देखते हैं कि काफ़ी लोग होते हैं जो कि वहाँ पे बैठ करके नाश्ता कर रहे होते हैं। वहीं पे मोरा भी होती है। अब वहाँ पे हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है। अब वो डॉक्टर मोरा को देख करके काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि मोरा बाय प्रोफेशन एक न्यूरोलॉजिस्ट होती है और वो ब्रेन के ऊपर स्टडी और ट्रेनिंग कर रही होती है। अब दोस्तों, जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि 80s के दौर में लड़कियों को मेडिकल ट्रेनिंग के लिए नहीं रखा जाता था, वो केवल स्टडी कर सकती थी और यही बात इस डॉक्टर को पसंद नहीं होती है। अब मोरा वहाँ पे नाश्ता कर रही होती है कि तभी अचानक वहाँ पे 3rd क्लास कंपार्टमेंट से एक लड़का भागते हुए आता है जिसका नाम क्रेस्टर होता है। अब क्रेस्टर यहाँ पर एक डॉक्टर के लिए आया था क्योंकि उसके सिस्टर की डिलीवरी का वक्त हो चुका था। वहीं पे हम देखते हैं कि वो डॉक्टर वहीं पे बैठा होता है पर वो क्रेस्टर की बात को नज़रअंदाज कर देता है। तभी वहाँ पे शिप का सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जिसका नाम फ्रेंच होता है और वो उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाने लगता है। अब ये सब कुछ देख करके मोरा को काफ़ी बुरा लगता है, इसीलिए वो क्रेस्टर की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद मोरा तुरंत ही 3rd क्लास पैसेंजर के कंपार्टमेंट में पहुँच जाती है और वहाँ पे वो उस लड़की को देखती है जिसका नाम टोब होता है। अब वो वहाँ पे सभी के सामने उसकी मदद करने लगती है और ये सब कुछ देख करके सभी हैरान होते हैं। और थोड़ी ही देर बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसका दर्द खत्म हो जाता है। और अब यहाँ पे हम कुछ नए लोगों को देख पाते हैं। यहाँ पे क्रिस्टर की माँ भी होती है जिसका नाम एबेन था और उसके हस्बैंड का नाम एंकर होता है। वहीं उसकी एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम एडा था
और अब इसी दौरान हमें क्रेस्टर के माता पिता के बारे में कुछ पता चलता है। क्रेस्टर के माता पिता जो कि गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, और वहीं दूसरी तरफ क्रेस्टर की माँ का कहना होता है कि टॉप के गर्भ में पल रहा वो बच्चा एक गॉड चाइल्ड है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के अगले सीन की तरफ मुड़ जाती है, और अब हम यहाँ पर शिप में एक फर्स्ट क्लास पैसेंजर को देखते हैं जो कि अपने वाइफ क्लेमेंस के साथ हनीमून मनाने आया था, और इस आदमी का नाम लूशियन होता है। अब यहाँ पे हम जान पाते हैं कि ये दोनों शादी से खुश नहीं हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि शायद लूशियन को कोई अजीब बीमारी है जिसकी वजह से उसे कई बार अचानक से ही तेज दौरे महसूस होते हैं, जिसपे उसका पूरा शरीर कांपने लगता है, और लूशियन इस चीज़ को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ लेता है। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के एक अनजान आदमी जेरोम की तरफ मुड़ जाती है, जो कि इस शिप पे अचानक ही आ गया था, और ये आदमी लूशियन की तलाश कर रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था बारे में हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हमें इस शिप के कैप्टन आइक को दिखाया जाता है, और तभी वहाँ पे शिप के कुछ क्रू मेंबर्स आते हैं, और वो बताते हैं कि हमें किसी अनजान शिप से कोई सिग्नल रिसीव हुआ है। इन क्रू मेंबर्स का मानना होता है कि ये सिग्नल कहीं और से नहीं बल्कि गायब हुए शिप प्रोमेथियस से आ रहे हैं, जो कि आज से 4 महीने पहले गायब हो गया था। और अब कैप्टन आइक को कुछ समझ में नहीं आता है, और वो काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज ट्राई करने के बाद वो तय करते हैं कि वो उसी कोऑर्डिनेट्स की तरफ जाएंगे जो कि उस अनजान शिप से आया था। और अब थोड़ी ही देर बाद वो अपनी शिप को मोड़ने लगते हैं, और ये देख करके शिप के सारे पैसेंजर पैनिक होने लगते हैं कि इस शिप पे बैठे सभी लोग ने न्यूयॉर्क जाने के लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं, इसीलिए शिप के बहुत सारे लोग कैप्टन के इस फैसले से नाखुश होते हैं। और अब हम अगले ही सीन में 2 आदमियों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम एंजल और दूसरे का नाम रमीरो होता है। अब ये दोनों आपस में भाई होते हैं, और उनकी थोड़ी देर की कॉन्वर्सेशन के बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों भाई नहीं बल्कि गे कपल होते हैं। और इनकी बातचीत से हम जान पाते हैं कि इन्होंने लंदन में कुछ गलत काम किए हैं, और उसी चीज़ से बचने के लिए ये लोग न्यूयॉर्क की तरफ भाग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वर्जीनिया नाम की एक औरत को देख पाते हैं, और ये औरत अपने साथ 2 जापानीज औरतों को लेकर के ट्रैवल कर रही थी, और वो दोनों लड़कियां माँ और बेटी होती हैं, जिसमें माँ का नाम युगजी होता है और बेटी का नाम लिंगये। और अब थोड़ी ही देर बाद हमें पता चलता है कि वर्जीनिया लड़कियों की तस्करी करती है, और वो लिंगये को किसी अमीर इंसान के साथ अट्रैक्ट करवाना चाहती थी ताकि वो पैसे कमा सके। जिसके बाद अब अगले ही सीन में वर्जीनिया की मुलाकात लूशियन से होती है, जो कि बातों ही बातों में वो लिंगये के बारे में उसे बताने लगती है, और वो चाहती थी कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और अब अचानक ही लूशियन को दौरा पड़ने लगता है, और वो जल्दी से अपनी दवाई लेता है, जिसके बाद वो तुरंत ही ठीक हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के सीधे अगले सीन की तरफ मुड़ जाती है, और अब हम देखते हैं कि वो सिर्फ उसी कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ रहा था, और थोड़ी ही देर बाद कैप्टन आइक को दूर कहीं एक छोटा सा जहाज दिखाई देता है, और जब वो उसके करीब पहुंचते हैं तब उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये प्रोमेथियस ही है। और अब प्रोमेथियस तक पहुंचने के बाद कैप्टन आइक तय करता है कि हम उस जहाज में जाकर के छानबीन करेंगे और ये देखेंगे कि कुछ लोग बचे हैं या नहीं। इसके बाद आइक कुछ लोगों को इकट्ठा करता है, जिसमें कि रमीरो भी होता है, क्योंकि रमीरो ने एक प्रीस्ट का भेष बनाया हुआ था, जबकि असल में वो प्रीस्ट नहीं होता है। आइक उसे अपने साथ इसलिए ले जाने के लिए तैयार होता है क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग बचे होंगे वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होंगे, और आइक के हिसाब से डरे हुए लोग प्रीस्ट को देख करके शांत हो जाते हैं। और वहीं दूसरी पैसेंजर मोरा होती है, क्योंकि ये पेशे से एक न्यूरोलॉजिस्ट होती है। और वहीं दूसरी तरफ जर्नी के दौरान आइक और मोरा में काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग बन गई थी। और तीसरा इंसान जेरोम होता है। वहीं चौथे इंसान का नाम ओलेग होता है, जो कि शिप का ही एक क्रू मेंबर था, और ये शिप के अंदर कोयले डालने का काम करता था। जिसके बाद वो सभी लोग एक लाइफ बोट के जरिए प्रोमेथियस तक जाने लगते हैं, और जाने से पहले वो शिप में खड़े सभी लोगों से बोलते हैं कि अगर हम 1 घंटे में वापस नहीं आए तो मदद बुला लेना। और थोड़ी ही देर बाद वो लोग प्रोमेथियस के अंदर पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों, इस जहाज की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और इस जहाज से सभी लोग कहाँ गायब हो गए इसका कोई पता नहीं होता है। और अब अंदर जाने पर वो लोग तेजी से आवाज़ लगाने लगते हैं ताकि अगर कोई जिंदा हो तो वो उनके सामने आ जाए, पर किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। और इसी दौरान आइक को एक अजीब सा रिस्ट बैंड मिलता है, और वो उसे देख करके काफ़ी ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगता है, और वो चुपके से उस बैंड को छुपा लेता है, और इसके बारे में मोरा और किसी को भी नहीं बताता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि
शिव का टेलीग्राफ टूटा हुआ था, तो आखिर इन्हें मैसेज कैसे रिसीव हुआ, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद अब और आगे बढ़ने पर उन्हें अचानक एक अजीब सा कीड़ा दिखाई देता है। अब वो लोग उस कीड़े को देखने लगते हैं। वो कीड़ा जिस डायरेक्शन में जाता है वहाँ पे एक छोटी सी अलमारी होती है जो कि एक रॉड से बंद की गई थी, और तभी अचानक उस अलमारी के अंदर से तेजी से आवाज़ आने लगती है। अब ये देख करके वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, पर वो लोग हिम्मत करके जैसे ही उस रॉड को हटाते हैं तो वो देखते हैं कि अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि अभी तक जिंदा था। अब इस बच्चे को देख करके वहाँ पे सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि आखिर ये अकेला बच्चा जिंदा कैसे बचा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बच्चा कुछ भी बोलता नहीं है, और थोड़ी ही देर बाद वो मोरा की तरफ बढ़ता है और वो उसे एक अजीब सी पिरामिड जैसी चीज़ देता है। अब दोस्तों ये पिरामिड जैसी चीज़ क्या है और इसका इस सीरीज से क्या रिलेशन है, इसके बारे में हमें आगे क्लियर होगा। इसके बाद अब अगले ही सीन में वो लोग उस बच्चे को लेकर के कैक्सबर्ग शिप पर वापस आ जाते हैं। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एंजल कैक्सटर की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। हम जैसा कि जानते हैं कि एंजल एक गे होता है, इसीलिए वो कैक्सटर की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। वहीं अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अचानक कोई आदमी बीच समुद्र से ही जहाज के ऊपर चढ़ जाता है और वो चुपचाप छुपते हुए कमरा नंबर 113 के पास आता है, और हम देखते हैं कि उसके हाथ में वही कीड़ा होता है जिसे हमने थोड़ी ही देर पहले प्रोमेथियस शिप पे देखा था। और जैसे ही वो कीड़े को कमरे के दरवाजे के अंदर भेजता है, वो दरवाज़ा सरप्राइजिंगली अनलॉक हो जाता है और वो उसके अंदर चला जाता है, और एपिसोड 1 यहीं पे एंड हो जाती है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम आइक को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर खड़ा था, और उस घर के अंदर हम उसकी पत्नी और बेटी को देख पाते हैं, और थोड़ी ही देर बाद उस घर में आग लग जाती है। अब ये सब कुछ देख करके आइक जोर से चिल्लाता है, और तभी अचानक उसकी नींद एक झटके में खुलती है और हम देख पाते हैं कि आइक कोई सपना देख रहा था। तभी अचानक आइक के दरवाजे पर सेबेस्टियन नाम का एक आदमी आता है जो कि शिप का ही एक क्रू मेंबर था। अब सेबेस्टियन आइक को बताता है कि हमें शिप कंपनी से मैसेज रिसीव हो रहे हैं, जिसमें शिप कंपनी का कहना है कि वो लोग प्रोमेथियस को डुबा करके ख़त्म कर दे। अब ये सुन करके आइक को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि शिप कंपनी इतने महंगे जहाज़ को ऐसे ही क्यों डुबाना चाहेगी, जबकि उस शिप के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिप के नेविगेशन सिस्टम और कंपास पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं, वो ठीक से काम नहीं करते। और अब इन सभी इंसिडेंट के होने के दौरान हम नोटिस कर पाते हैं कि आइक के दिमाग में एक अजीब सा गाना चलने लगता है जो कि काफ़ी अजीब होता है, क्योंकि आइक को याद आता है कि ये गाना कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी सुना करती थी। अब ऐसा क्यों हो रहा था और इस शिप पर आखिर चल क्या रहा है, और ये सारी अजीब चीज़ों के सवालों के जवाब आपको इस सीरीज़ के एंड तक मिल जाएंगे। वहीं हम अगले ही सीन में मोरा को देखते हैं जो कि शिप पे मिले उस अजीब लड़के से बात करने की कोशिश करती है, पर सरप्राइजिंगली वो लड़का कुछ भी नहीं बोलता है। अब बातचीत के दौरान मोरा नोटिस करती है कि उस लड़के के पास एक रिंग होती है, वहीं दूसरी तरफ उसके गर्दन पे एक अजीब सा टैटू बना था जिसमें कि एक उल्टा ट्रायंगल होता है जिसके बीच से एक लाइन गई थी। अब दोस्तों आपने अगर नोटिस किया होगा तो इस ट्रायंगल वाले निशान को हमने इस सीरीज में काफ़ी जगहों पे देखा है, जैसे कि मोरा को मिले उस लेटर में। और अब अगले ही सीन में मोरा की मुलाकात उसी अजीब इंसान से होती है जो कि बीच समुद्र से ही जहाज में चढ़ा गया था। वो मोरा से मिलता है और काफ़ी ज़्यादा अजीब बातें करता है, और वो उसे अपना नाम डैनियल बताता है। अब दोस्तों डैनियल जिस रूम में रह रहा था वो मोरा के ठीक बगल वाला रूम था। वहीं मोरा डैनियल से कहती है कि उसने उसे कहीं देखा है, और इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। और अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कैक्सटर और एंजल की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, जिसके बारे में कैक्सटर की बहन टब को पता चल जाता है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। और उसकी वजह ये थी कि एंजल एक अमीर इंसान था और वो कैक्सटर का केवल इस्तेमाल करना चाहता था। जिसके बाद हम अगले ही सीन में जेरम को देखते हैं जो कि छुप करके लूशियन के कमरे तक पहुंच गया था, और वहां पर पहुंच करके वो एक अजीब सा मेडल उसके कमरे में छुपा करके रख देता है और वहां से चला जाता है। और थोड़ी ही देर बाद वहां पे लूशियन की वाइफ आती है, उसकी उस मेडल के ऊपर नज़र पड़ती है, जिसके बाद वो उस मेडल को उठा करके अपनी ड्रॉर में रख देती है। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है, और अब अगले ही सीन में हम आइक को देखते हैं जिसको फिर से अपनी बीवी और बच्चे के विजन्स आ रहे थे। और इस विजन में हम देखते हैं कि जो रिस्टबैंड इन्हें प्रोमेथियस पे मिला था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी का था। और अचानक से ही आइक को जो गाना सुनाई देने लगा था वो किसी और ने नहीं बल्कि इसकी बेटी ने गाया था।
जिसके थोड़ी ही देर बाद आइक को हम एक अजीब से खंडहर जैसी जगह पे पाते हैं, जहाँ पे उसकी नज़र उसी कीड़े पे पड़ती है जिसे हमने प्रोमेथियस पे देखा था। जिसके बाद आइक उस कीड़े का पीछा करते हुए एक अजीब सी टनल जैसी जगह से गुजरता है, जिसके बाद वो और सरप्राइजिंगली वो अपने उस केबिन में निकलता है। अब हाइक को ये सब कुछ देख करके कुछ भी समझ में नहीं आता है और हम देखते हैं कि ऐसा ही निशान जैसा कि हमने उस बच्चे की गर्दन पे देखा था उस डक के ढक्कन पे भी बना हुआ था। अब ये सब कुछ देख करके हाइक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत ही उस बच्चे के पास पहुंचता है और वो उससे ज़बरदस्ती करने लगता है और वो उससे पूछता है कि आखिर इस शिप पे क्या चल रहा है, क्योंकि आइक को समझ में आने लगा था कि ये शिप पे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ तो सुपरनैचुरल घटनाएं हो रही हैं। और आइक का मानना होता है कि इस बच्चे को उसके बारे में सब कुछ पता है और उसको ज़बरदस्ती करता देख मोरा उसे रोक लेती है और उसे अपने जज्बात पे काबू रखने के लिए बोलती है। इसके बाद हम अगले ही सीन में रमीरो को देखते हैं और वो एंजल से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि एंजल कैक्सटर की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। इनमें इस बात को लेकर के बहस होती है और उस दौरान ये इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जेरोम को देखते हैं जो कि शिप पे टहल रहा था और उसी दौरान उसकी मुलाकात क्लेमेंस से होती है जो कि लूसियन की वाइफ थी। और उनकी बातचीत के दौरान हम जान पाते हैं कि क्लेमेंस कहीं ना कहीं जेरोम की ओर अट्रैक्ट हो रही थी। और अब इनकी बातचीत के दौरान ही फ्रांस की नज़र जेरोम के ऊपर पड़ जाती है और वो उसे देख करके समझ जाता है कि ये चोरी छुपे बिना टिकट ही शिप पर आ गया है। इसके बाद फ्रांस अपने क्रू मेंबर्स के साथ मिल करके जेरोम को बहुत मारता है और उसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर देता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के अगले सीन की तरफ मुड़ जाती है और हम कैप्टन आइक को देखते हैं जो कि मोरा से बात कर रहा था। और बातचीत के दौरान वो मोरा को बताता है कि मुझे भी एक लेटर मिला था और उस लेटर के पीछे लिखा हुआ था व्हाट इज लास्ट विल बी फाउंड। पर आइक को कुछ भी पता नहीं होता है कि ये लेटर आखिर किसने भेजा है। पर जैसी घटनाएं इस वक्त इस शिप पर हो रही थी उसका प्रोमेथियस से जरूर कुछ लेना देना था, इसीलिए वो उस शिप को डुबाने के बजाय उसे टो करके वापस इंग्लैंड ले जाने को तय करता है। दोस्तों, कैप्टन के इस डिसीजन से शिप के सभी लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, जिसमें कि फ्रांस भी होता है जो कि कैप्टन से कुछ ज़्यादा ही नाराज़ था और वो उसके अगेंस्ट जाने की सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो कि टेलीग्राम से मैसेज रिसीव कर रहा था जिसमें कि केवल ट्रायंगल बने हुए थे। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब अगले ही सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जिसका नाम डैनियल होता है और वो फिर से ही अपने उस कीड़े को छोड़ता है और थोड़ी ही देर बाद वो एडा नाम की लड़की को दिखता है जो कि कैक्सटर की छोटी बहन थी। और अब वो उस कीड़े का पीछा करते हुए शिप के टेरिस पे पहुंच जाती है और थोड़ी ही देर बाद वहां पे डैनियल आ जाता है और डैनियल एडा से बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब अगले ही सीन में हम एडा को देखते हैं जिसकी हत्या हो चुकी है, जिसे कि शायद डैनियल ने ही मारा होगा। और अब ये सब कुछ देख करके शिप के क्रू मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद वो किसी को भी बिना बताए उसकी बॉडी को शिप के एक सीक्रेट कैबिन में लाते हैं जहाँ पे हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जिसे हमने फर्स्ट क्लास पैसेंजर के कंपार्टमेंट में देखा था। वो उसकी जांच करता है पर सरप्राइजिंगली उस लड़की की डेथ कैसे हुई इसका कोई भी पता नहीं चलता है। वहीं एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि कोई जान इंसान शिप पे हो रही सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहा था और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में हम एक बॉक्स को समुद्र में गिरते हुए देखते हैं जिसमें कि लिंगेई फंसी हुई थी और वो उस बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी वो अपने नींद से झटके में उठती है और ये भी बाकियों की तरह सपना देख रही थी। इसके तुरंत बाद वो तैयार होकर के सीधे फर्स्ट क्लास रूम में आती है जहाँ पे उसकी माँ और वर्जीनिया पहले से मौजूद थी और वर्जीनिया लिंगेई को अपने कमरे में मिलने के लिए बुलाती है। जिसके बाद ये सीन यही कट होकर के एडा की तरफ मुड़ जाती है और यहाँ पे डॉक्टर अभी भी परेशान होते हैं क्योंकि काफ़ी कोशिश के बाद भी वो पता नहीं लगा पाते कि एडा की मौत आखिर कैसे हुई। इसके बाद उस डॉक्टर का कहना होता है शायद से एडा की मौत एक नेचुरल डेथ है। अब अगले ही सीन में हम एडा के माता पिता को देखते हैं जिन्हें कि पता ही नहीं था कि एडा मर चुकी है और वो उसकी तलाश कर रहे थे। अगले ही सीन में हम देखते हैं शिप के सारे क्रू मेंबर्स और कैप्टन शिप के टेरेस पे होते हैं। वो देखते हैं कि शिप के आसपास और चारों तरफ घना कोहरा आ चुका था। अब ऐसे में दिशा का भूल जाने के डर से कैप्टन कुछ देर के लिए उस शिप को वहीं पे होल्ड पे रखने के लिए बोलता है जिसकी वजह से अब फ्रांस कैप्टन के इस फैसले से नाखुश होता है। अब
अब अगले ही सीन में हम आइक को देखते हैं जो मोरा के साथ अपने कैबिन में होता है और वो उसे अपना रिस्टबैंड दिखाता है जो कि उसकी बेटी का था और उसके साथ बीते पिछले दिनों की सारी बातें उसे बता देता है। उसके बाद आइक वो सीक्रेट कंपार्टमेंट दिखाता है जो कि उसकी कैबिन के नीचे बना हुआ था। उसके बाद आइक उस प्रोमेथियस पे दोबारा जाना चाहता है ताकि वो शिप का लॉगबुक ढूंढ सके जहाँ पे शिप के क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स की डिटेल्स हैं कि वो जानना चाहता था कि आखिर अगर उसकी बच्ची की मौत बहुत पहले हो चुकी है तो उसका रिस्टबैंड प्रोमेथियस पे कैसे आया। फ्रेंच आइक को ऐसा करने से रोकता है पर आइक के ऊपर जुनून सवार था इसीलिए वो किसी की भी बात नहीं सुनते हैं। जाने से पहले आइक फ्रेंच को बोलता है कि एडा की मौत के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, जिसके बाद आइक वहां से चला जाता है। पर आइक के जाने के बाद फ्रेंच तुरंत ही उसके माता पिता के पास आता है और एडा के बारे में सब सच बता देता है और एडा की सिस्टर टफ को उसकी बॉडी सौंप देता है। अब एडा के परिवार वाले ये सब कुछ देख करके काफी ज्यादा दुखी थे। अब हम फ्रांस को देखते हैं जो कि अब कैप्टन के खिलाफ बगावत पे उतर गया था और थर्ड क्लास पैसेंजर उसकी तरफ होकर के उसकी मदद कर रहे थे क्योंकि कैप्टन ने एडा की मौत के बारे में उन सभी लोगों से छुपाया था। और अब अगले ही सीन में हम सेबेस्टियन को देखते हैं जिसे कि टेलीग्राफ पर एक मैसेज मिला था और वो शिप के एक दूसरे हिस्से में जाता है। वहाँ पे एक सीक्रेट बॉक्स ओपन करता है जिसमें हम देखते हैं कि रेड बटन के अलावा उसमें 2 और बटन होते हैं जिसमें कि वही ट्रायंगल बना हुआ था और वो वही कोड इसमें एंटर करने लगता है। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि सेबेस्टियन शिप पे हो रही घटनाओं के बारे में कुछ तो जरूर जानता है। इसके बाद अगले ही सीन में हम लिंग गेई को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के ऊपर भड़की हुई थी, जहाँ पे हम जान पाते हैं कि लिंग गेई की मॉम प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में थी और वो लिंग गेई के लिए एक अलग फ्यूचर चाहती थी पर शायद वर्जीनिया के आने के बाद वो फिर से प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में आ गई थी और इसीलिए वो लंदन से न्यूयॉर्क जा रही हैं। जिसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि लिंग गेई को कोई विजन आता है और उसमें वो अपनी बहन को देखती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्सपर्ट शिप पर लिंग गेई नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन जाने वाली थी। लिंग गेई ने अपनी छोटी बहन को कुछ नींद की दवा पिला दी। अब दोस्तों ये वही दवा होती है जो लिंग गेई की माँ अपने क्लाइंट्स को पिलाया करती थी कम मात्रा में ताकि वो उन्हें सेड्यूस कर सके। गलती से लिंग गेई उसकी भारी मात्रा को अपनी छोटी बहन को पिला देती है जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब वो किसी और को पता चलने के डर से उसकी बॉडी को एक लकड़ी के बॉक्स में बंद कर देती है और उसे समुद्र में ही ढकेल देती है। और इसी सीन को हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। और अब लिंग गेई अपने विजन से परेशान हो जाती है जिसके बाद वो तुरंत ही शिप के ऊपर जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात ओलेग से होती है जो कि उसे शांत करता है। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डैनियल रूम नंबर 1011 में गया है जो कि मोरा का रूम है और वहाँ पे उसकी मुलाकात उस छोटे बच्चे से होती है और यहाँ पे उनकी कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर के प्रोमेथियस की तरफ मुड़ जाती है और वहाँ पे हम आइक और मोरा को देखते हैं और वो दोनों प्रोमेथियस पर एक कैबिन में पहुँचते हैं। वहाँ उनकी नज़र ऐसे ही शाफ्ट पे पड़ती है जैसा कि उनके ठीक कैबिन के नीचे बना हुआ था। इसके अंदर जाने पर उन्हें सेम वैसे ही ब्लैक टाइल्स की दीवार दिखाई देती है। वहीं आइक देखता है कि शिप के सारे डॉक्यूमेंट्स को जला दिया गया है पर छानबीन करने पर उसे एक कागज मिल जाता है जो कि प्रोमेथियस पर पैसेंजर्स की लिस्ट थी। अब आइक ये कागज मोरा से छुपा लेता है और अपने पास रख लेता है। इसके बाद आइक और मोरा की नज़र शिप के एक दूसरे हिस्से पे पड़ती है जहाँ पे हम एक अजीब सी मशीन को लगा हुआ देखते हैं। पर आइक इसे देख करके काफी हैरान था पर उसकी शिप पर ऐसी कोई मशीन नहीं थी। वहीं आइक इस बात से परेशान था कि आखिर इस चीज का इस शिप पर क्या काम है और इससे क्या होता है। इसके बाद सीन कैक्सपर शिप पर शिफ्ट हो जाती है और वहाँ पे हम फिर से लिंग गेई को देखते हैं जो कि लूशियन के सामने परफॉर्म करती है क्योंकि लूशियन ने उसके इस काम के लिए वर्जीनिया को ढेर सारे पैसे पे किया था। और यहाँ पे लूशियन के बारे में हम कुछ और भी जान पाते हैं। लूशियन हमेशा से ही एक रिच और डैशिंग लाइफस्टाइल चाहता था और यहाँ तक आने के लिए उसने कुछ तो गलत किया था। वही परफॉर्मेंस के बाद लिंग गेई कुर्सी पे बैठ जाती है और थोड़ी ही देर बाद लूशियन को अटैक आता है और वो वहीं पे जमीन पे गिर के तड़पने लगता है। पर लूशियन लिंग गेई से कहता है कि तुम परेशान मत हो, ये थोड़ी ही देर बाद खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जहाज पे और भी कई लोग मृत पाए गए हैं और इनकी मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रांस को देखते हैं जो कि कैप्टन से विरोध करने के लिए शिप का पूरा कंट्रोल अपने कब्जे में ले लेता है और जैसे ही मोरा और आइक शिप में वापस आते हैं वो उनके ऊपर हमला कर देता है।
वहीं ओलेग को इस बात की खबर लग जाती है और वो कैप्टन को आगाह करने के लिए निकलता है। पर रास्ते में ही फ्रेंड्स के लोग उसे मिल जाते हैं और उसे बंदी बना करके वहीं बंद कर देते हैं जहाँ पे उन्होंने जेरोम को बंद किया है। और अब इस पूरी शिप पर फ्रांस और उसके आदमियों का कब्जा हो जाता है, जिसके बाद वो इस शिप को मोड़ करके वापस अमेरिका ले जाने लगता है। इसी दौरान हम डैनियल को देखते हैं जिसके पास कोई अजीब सी डिवाइस थी जिसे वो ऑन करता है और हम देख पाते हैं कि कैक्सबर्ग शिप पर भी सेम वैसी ही मशीन थी जैसा कि हमने प्रोमेथियस में देखा था। डैनियल उस डिवाइस से कुछ फेरबदल करता है जिसकी वजह से शिप के आसपास का सारा कोहरा खत्म हो जाता है, जिसके बाद डैनियल उस डिवाइस के जरिए पूरे प्रोमेथियस शिप को ही टेलीपोर्ट कर देता है और एपिसोड 3 यहीं पे एंड हो जाती है। अब दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसका सेकंड वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ जिस पे मैंने काम शुरू कर दिया है और उस सेकंड वीडियो में हमें एपिसोड 4, 5 और 6 की कहानी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब मैं वो वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।